गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12 के पाठ का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले वीडियो में कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण। मुख्यतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों को दो भागों में बांटा गया है, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं तथा COOH समूह की अभिक्रियाएं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सामान्य सूत्र होता है और इसमें अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा है। एक तो एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के केवल एल्किल समूह ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, COOH समूह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। और दूसरी प्रकार की वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियात्मक समूह है वह अभिक्रिया में भाग लेता है। और ये अभिक्रियाएं भी फिर तीन तरह की हो जाती हैं। एक तो संपूर्ण COOH अभिक्रिया में भाग ले, पूरा का पूरा ही COOH समूह अभिक्रिया में भाग ले। दूसरी वे अभिक्रियाएं होंगी जिनमें COOH समूह के COH बंध का विदलन होता है, इस बंध का विखंडन होगा या विदलन होगा, ऐसी अभिक्रियाएं। और तीसरी तरह की वे अभिक्रियाएं होंगी जिनमें COOH समूह में जो ये OH उपस्थित होता है इसके OH बंध का विदलन होता है। तो COOH समूह की अभिक्रियाएं भी तीन तरह की होती हैं। संपूर्ण COOH समूह जिस अभिक्रिया में भाग लेता है, दूसरी प्रकार की वे अभिक्रियाएं होंगी जिनमें COH बंध का विदलन होता है, और तीसरी प्रकार की वे अभिक्रियाएं होंगी जिनमें OH बंध का विदलन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। इसमें मुख्यतः एक ही अभिक्रिया हम पढ़ेंगे और उस अभिक्रिया का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें एल्फा हाइड्रोजन होता है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। मेथेनोइक अम्ल में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, अतः यह हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो एक मुख्य बात यहाँ निकल के क्या सामने आई है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होने चाहिए जिनके पास एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। और एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? COOH समूह से जुड़े पहले कार्बन को एल्फा कार्बन बोलते हैं और एल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों के पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे, जैसे कि मेथेनोइक अम्ल जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो होता है उसकी संरचना इस तरह से होती है, COOH से तो एक हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, जब एल्फा कार्बन ही नहीं जुड़ा हुआ तो एल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, इसीलिए ये हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखने वाली है ये कि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। जब हम हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया नाम से आती है, पूछी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये भी पता है कि ऐसा उदाहरण लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन यहाँ लाल फास्फोरस लिखने की बजाय लाल फास्फोरस तो लिखते ही हैं, प्लस में HI और लगा देते हैं। ये क्या है कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं इस तरह से, लाल फास्फोरस के साथ हमेशा HI देखा है अपचायक के रूप में, लेकिन ये अलग है। यहाँ सिर्फ लाल फास्फोरस अकेला आया है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया हैलोजन अणुओं से करवाने पर यहाँ Cl2 से करवाई है। किसकी अभिक्रिया? प्रोपेनोइक एसिड की अभिक्रिया Cl2 से करवाई है, तो एल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, तो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये CH बचेगा और एक इसके साथ Cl जुड़ जाएगा। दूसरा Cl परमाणु यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर HCl बना लेगा। तो देखिए COOH यहाँ जैसा था यहाँ भी वैसा का वैसा ही है।
तो इसका मतलब ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभी भी यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है जो उत्पाद हमारा बना है। इसका मतलब ये है कि यदि हमने हैलोजन आधिक्य में ले लिया, हैलोजन आधिक्य में लेने पर सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि ये आगे फिर से Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा और बचा हुआ दूसरा अल्फा हाइड्रोजन भी इसके Cl परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और अभिक्रिया यहाँ आकर रुक जाती है। तो ये थी हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। दूसरी कैटेगरी में वे अभिक्रियाएं आती हैं जिनमें संपूर्ण COOH समूह भाग लेता है। सबसे पहले है अपचयन, यानी कि COOH समूह का अपचयन। अपचयन दो तरीके से होता है। देखिए यहाँ आ गया लाल फास्फोरस के साथ HI, ये अपचायक मिश्रण है, जबकि हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक के रूप में आता है, ये ध्यान रखना है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में उच्च ताप पर किया जाता है तो COOH का संपूर्ण अपचयन हो जाता है और वो किस में परिवर्तित हो जाता है, CH3 में। ये ध्यान रखना है कि जब संपूर्ण अपचयन होता है तो COOH किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH3 में। तो ये उत्पाद है आपका, कैसा भी कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रखा हो उसमें COOH की जगह CH3 लिख देना, आपका उत्पाद आ जाएगा। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम इस अभिक्रिया को थोड़ा समझते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ हमने लिया एसिटिक अम्ल, HI के साथ अभिक्रिया करेगा तो 6 अणु HI के कैसे काम में आए। देखिए एसिटिक अम्ल की संरचना लिखते हैं, ये है एसिटिक अम्ल की संरचना। जब इसका अपचयन होगा तो सबसे पहले इस बंध का अपचयन होगा। इस बंध का अपचयन होगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिलनी चाहिए और एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलनी चाहिए, तभी इस बंध का अपचयन होगा। इसका मतलब कितने HI काम में आए, 2 HI काम में आए, क्योंकि एक HI के पास तो एक ही हाइड्रोजन होता है। तो देखिए क्या उत्पाद बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गया है प्लस H2O, यानी कि यहाँ 2 HI काम में आए। लेकिन अभी भी इसका संपूर्ण अपचयन नहीं हुआ, अभी तो COOH किस में परिवर्तित हुआ है, CHO में ही परिवर्तित हुआ, यानी कि अब इसका फिर से अपचयन होगा। अब की बार कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो द्विबंध है उसमें से एक बंध का अपचयन होगा और एक बंध के अपचयन के लिए कितने HI काम में आएंगे, 2 HI काम में आएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और इस बंध का अपचयन हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 CH, एक हाइड्रोजन पहले से था, CH2 और ये बन गया OH, आगे लिख देता हूँ, ये बन गया OH। ठीक है, कोई जल का अणु बाहर नहीं निकला। अब देखिए अभी भी संपूर्ण अपचयन नहीं हुआ है, अभी तो CH2OH में परिवर्तित हुआ है। इसका मतलब फिर से इस बंध का अपचयन करवाना होगा और फिर से कितने HI काम में आएंगे, 2 HI काम में आएंगे। तो इस बंध का जब अपचयन होगा तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। तो क्या बना, CH3 और ये क्या बन गया, CH3। ये अंतिम उत्पाद है और ये बन जाएगा H2O। यानी कि कितने HI काम में आए, 2 2 4 और 2 6। एक एसिटिक अम्ल के COOH समूह के पूर्ण अपचयन के लिए 6 HI अणु काम में आते हैं और CHO किस में परिवर्तित हो जाता है, CH3 में परिवर्तित हो जाता है। 2 जल के अणुओं का निर्माण होता है। और देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन लेते जा रहे हैं और I पीछे छोड़ते जा रहे हैं, 2 I यहाँ पे बचे, 2 I यहाँ पे बचे और 2 I यहाँ बचे, तो 6 I बचते हैं। ये आपस में ही क्रिया करके I2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। कितने I2 अणु का निर्माण करते हैं, 3 I2 अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अपचयन अभिक्रिया इस तरह से समझते हैं। इसके बाद है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। तो इसका मतलब लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा आंशिक अपचयन ही होता है। COOH समूह किस में परिवर्तित होता है, CH2OH में
परिवर्तित होता है, एक जल का अणु मुक्त होता है। ये ध्यान रखना। COH समूह CH2OH, यानी कि यहाँ तक तो हम पहुँच ही रहे थे, इससे आगे इस बंध का अपचयन नहीं होता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। आगे अपचयन हो जाएगा तो ये एल्केन ही बन जाएगी, CH3 हो जाएगा, लेकिन बस अपचयन यहाँ तक आकर ही रुक जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखा हुआ है, तो एल्कोहल का निर्माण करना है। COH को किस में परिवर्तित कर देना है, CH2OH में। तो ये थी अपचयन अभिक्रिया। COH समूह की तीसरी अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। क्या कहें, दूसरी अभिक्रिया है, वो तो अपचयन में ही दोनों अभिक्रियाएं देखी थी। दूसरी अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। बार बार हम इस अभिक्रिया को देख चुके हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए 11वीं क्लास में भी देखी थी, जब हम एल्केन का निर्माण पढ़ रहे थे उसमें देखी थी। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 अनुपात में होता है और कैल्शियम ऑक्साइड 1 अनुपात में होता है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, सोडा लाइम क्या होता है। NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। और जब सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को गर्म करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 गैस बाहर निकलती है, अतः इसे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया की जो सामान्य अभिक्रिया है उसको तो हम सीधा ही समझते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म किया, यहाँ से CO2 निकल गई और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया RH यानी कि एल्केन। एल्किल से एक हाइड्रोजन जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, क्योंकि एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल कर एल्किल बना रहे थे, तो एल्किल में हाइड्रोजन जोड़कर क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। और यहाँ से CO2 निकल गई, CO2 निकलती है इस अभिक्रिया में, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको थोड़ा विस्तार से इस अभिक्रिया को इस तरह से समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाता है। यहाँ भी जब इस अभिक्रिया में COH सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहले सोडियम लवण ही बनता है। तो अगर हमारे पास सोडियम लवण है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो उसकी अभिक्रिया सीधे ही सोडा लाइम के साथ करवाओ। सोडा लाइम के NaOH के साथ ये सोडियम एसीटेट अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन का निर्माण करता है। यहाँ एसीटेट लिया है तो मेथेन का निर्माण होगा, यानी कि एक कम कार्बन का एल्केन का निर्माण होता है। और इसको कैसे समझेंगे, इस तरह से Na2CO3 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और ये हाइड्रोजन इस CH3 के साथ जाकर जुड़ जाता है, ये बन जाएगा CH4। तो ये थी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ऐसी ही एक अभिक्रिया है कॉल्बे वैद्युत अपघटन। इसको भी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे और CO2 गैस बाहर निकलेगी, लेकिन तरीका अलग है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण लिया है उसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक बीकर लिया, उसमें हमने सोडियम एसीटेट लवण को पानी में घोल के रखा, ठीक है। और अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को कहा हमने एनोड, एक को कहा कैथोड, ध्यान देना। और इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी से जोड़ते ही एनोड कैसा आवेशित हो गया, यहाँ पर एनोड धन आवेशित होता है और कैथोड ऋण आवेशित होता है। विद्युत अपघटन में ये हमेशा ध्यान रखना, एनोड धन आवेशित होता है और कैथोड ऋण आवेशित होता है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो सबसे पहले इसमें उपस्थित अणुओं का आयनन होगा।
तो हम दो दो अणुओं का अनुमान लेकर चलते हैं। इसमें देखिए किस प्रकार के अणु हैं। एक तो इसमें उपस्थित है कौन, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के दो अणुओं का आयनन करते हैं, इन्हीं को साथ लेकर हम अभिक्रिया में आगे बढ़ेंगे। दो अणुओं का आयनन करते हैं तो आयनन कैसे होता है, CH3COO- और Na+ में दो दो अणु हैं तो 2 एसीटेट आयन बनेंगे और 2 Na+ आयन बनेंगे। साथ में जल के दो अणुओं का भी एक साथ आयनन हो जाता है। तो जल के अणुओं का आयनन कैसे होगा, H+ और OH- में। दो जल के अणु हैं तो 2H+ और 2OH-। तो आयनन हो गया। आयनन होने के बाद जो ये आयन बने ये इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी। तो एनोड कैसा है, धनावेशित है। तो एनोड पर कौन से आयन जाएंगे, एसीटेट आयन OH आयनों से पहले जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एसीटेट आयन एनोड पर पहले जाते हैं। कितने एसीटेट आयन कम से कम एक बार में जाएंगे, एक साथ दो एसीटेट आयन CH3COO-, दो एसीटेट आयन। इसको खोलकर लिखता हूँ एसीटेट आयन को तो ज़्यादा समझ में आएगी ये अभिक्रिया। CH3 C⋅O। देखिए ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो होते ही हैं, तो ऋणावेश कैसे आया, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा आने पर इस पे ऋणावेश आता है। तो इसी को ही ध्यान में रखना है। इनको तो हमें पता ही है, ये तो होते ही हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये एसीटेट आयन एनोड पर जाएंगे, कम से कम दो एसीटेट आयन एक साथ एनोड पर जाते हैं, तो यहाँ प्रत्येक एसीटेट आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। तो दो एक साथ गए तो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा, -2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एसीटेट आयन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एसीटेट आयन का है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एसीटेट आयन से नहीं निकालने हैं। देखिए यहाँ से एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो ये क्या बना, दो थे एक ही बचा, ठीक है। और किसका निर्माण हुआ, मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। और कितने एसीटेट मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, एक बार में दो एसीटेट मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, क्योंकि दो एसीटेट आयन एक साथ गए। जैसे ही मुक्त मूलक बना तो इसमें मुक्त मूलक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि ये जो मुक्त मूलक बनते हैं ये स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, एसीटेट मुक्त मूलक स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, इस बंध का समान विखंडन करते हैं। और समान विखंडन जब होगा तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये क्या बना, CH3 मेथिल मुक्त मूलक बना। ठीक है। और ये देखिए कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन आ गया और कार्बन ने ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके क्या बना लिया, यहाँ एक अतिरिक्त बंध बना लिया। एक ऑक्सीजन डी बंध से जुड़ा ही हुआ था और ये ऑक्सीजन भी डी बंध से जुड़ जाता है, यानी कि ये क्या बन जाती है, CO2। दो एसीटेट मुक्त मूलक थे तो दो ही मेथिल मुक्त मूलक बनेंगे और दो ही CO2 के अणु बनेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये मेथिल मुक्त मूलक, दोनों ही मेथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि हमें अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाता है। एथोड पर वो क्या है, एथेन। और कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड होता है ऋणावेशित। तो कैथोड पर कम से कम एक बार में दो H+ आयन जाते हैं, वहाँ कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करके H2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रिया में, कॉल्बे वैद्युत अपघटन में। आई होप आपको समझ में आई होगी। यही लिखा है, देखिए पहले आयनन होता है, पहले आयनन हुआ जल के अणुओं का और एसीटेट सोडियम एसीटेट अणुओं का, एसीटेट आयन और Na+ आयन बने। यहाँ पर एनोड पर धनावेशित होता है, इसलिए एसीटेट आयन पहले जाते हैं, मुक्त मूलक बनाते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है और मेथिल मुक्त मूलक बनते हैं। मेथिल मुक्त मूलक आपस में जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। कैथोड पर धनावेशित आयन H+ आयन जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त
होती है। तो ये थी कॉल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अन्य अभिक्रियाएं हम अगले वीडियो में देखेंगे।